नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आप सब लोगों ने सुना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज पूरे देश को दिया जाएगा ताकि जो कोरोना का संकट है, अर्थव्यवस्था का संकट है, उससे निकाला जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लघु, कुटीर और एमएसएमई के जो सेक्टर थे उसको उन्होंने काफी स्टिमुलस देने का प्रयास किया और काफी उसके बारे में जानकारी दी। आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स पे फोकस किया है, छोटे किसानों पर फोकस किया है, साथ ही साथ जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके ऊपर फोकस किया, यानी समाज के उन तबकों को जिनको कहा जाता है कि वो हाशिए पर रहते हैं और गांधी जिनके बारे में कहते थे दरिद्र नारायण। आज लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद किसानों के ऊपर कोई बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट वो कर सकती है, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स उसमें आ गया। तो ये बात समझ में आ सकती है क्योंकि पिछले दिनों जो सबसे ज्यादा आलोचना अगर सरकार की हुई, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो सारी की सारी आलोचना माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर हो रही थी। और चिंता का विषय ये था कि जिस तरीके से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है और अब तो बस दुर्घटनाएं, ट्रक दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसे मुझे लगता है कि सरकार को इसके राजनीतिक महत्व का एहसास हुआ और उन्होंने ये पैकेज अनाउंस करने की बात आज की है। तो इस पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ तीन बहुत ही भीषण तरीके के विद्वान इस वक्त मौजूद हैं। आलोक जोशी हैं हमारे साथ हरजिंदर जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी भी हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील हमारी ये है कि सत्यहिंदी.com का आपका प्यार लगातार मिल रहा है, उसकी वजह से सच कहने की हमारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग हमें और आसानी से मिल सकता है अगर आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक बटन होगा, लिंक होगा, उसको आप दबाएंगे और सहयोग करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। आज के विषय पर लौटते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आज हम जो दिन भर इंतजार करते रहे, राष्ट्र पूरा देश इंतजार करता रहा, कोई बहुत बड़ी घोषणा होगी। करीब 1 घंटे 17 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 1 घंटे 13 मिनट तो सिर्फ वित्त मंत्री और उनके सहयोगी अनुराग ठाकुर जी बोलते रहे। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि 36 मिनट तक वित्त मंत्री और अनुराग ठाकुर वो ये बताते रहे कि मोदी सरकार ने अब तक किया क्या है। हम लोगों को उत्सुकता थी क्या करेंगे, लेकिन बताने का प्रयास हुआ क्या क्या। उसके बाद अगले 3-3.5 मिनट उन्होंने ये बताया कि जो एमएसएमई के मौके पे जो ईपीएफ का मसला था उस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण देने की जरूरत है, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। तब तक हम लोग थोड़े से थक चुके थे, थोड़े हैरान परेशान भी हो रहे थे आखिर हो क्या रहा है। खैर उसके बाद वो विषय पर लौटे और जो उन्होंने उसके बाद जानकारी दी है उन जानकारियों में बहुत आप संक्षेप में बता देता हूं कि खासतौर पर उन्होंने कहा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनको जो पहले 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलने वाला था उसको 2 महीने तक और बढ़ाने का प्रयास किया गया है। साथ ही वो लोग जिनके पास कार्ड धारक, उनको भी यही योजना आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। और फिर यह भी कहा गया कि उनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसेस हम बनाएंगे और फिर शिशु लोन मुद्रा में भी कुछ कंसेशन देने की बात की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि जो 90,000 करोड़ का फंड था उसको हम 30,000 करोड़ और डालेंगे ताकि किसानों को फायदा और मिल सके। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो किसान कार्ड योजना है उसमें 2 लाख करोड़ का और हम पैसा डालने वाले हैं ताकि और ज्यादा किसानों को उसका फायदा मिल सके। लबोलबाब बात यही है। और स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में कहा गया कि भाई 10,000 रुपए तक वो कर्ज ले सकते हैं। ऐसे में अब ये विवेचना का विषय है कि दरअसल इससे कितना टेंजिबल फायदा होगा। तो आलोक जोशी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जो आज की पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि चुनावी भाषण चल रहा हो और उसमें पूरा वक्त लेकर के ताकि सारी टीवी चैनल्स लाइव है इस वक्त, तो एक एक चीज बताया जाए कि मोदी जी की सरकार कितना भयंकर काम कर रही है। और इस योजना का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उसके हिसाब से तो लगते नहीं किसी को किसी तरीके कोई तकलीफ और परेशानी हो सकती है। तो मैंने भी आशुतोष, आपने जो बात कही वो मैंने भी नोटिस किया और पहले तो मैं कुछ देर बहुत ध्यान से सुनता रहा, उसके बाद मैं कुछ और भी काम करने लगा। मैंने कान में ईयरफोन लगा लिया और उससे मैं सुन रहा था। फिर मैंने बाद में उस वीडियो को, क्योंकि मैं पीआईबी की वेबसाइट पर ही सुन रहा था, मैं किसी चैनल पे नहीं देखता हूँ आजकल, मैं चैनल से जरा बचता हूँ, तो मैंने रिवाइंड करके देखा कि 37 मिनट के बाद पहला अनाउंसमेंट आज का आया है। 37 मिनट हो चुके थे उस वक्त, जब तक ये बताया गया कि सरकार पहले क्या कर चुकी है, सरकार ने कल क्या ऐलान किया, ये सब कुछ बताने के बाद 37वें मिनट पे अनाउंसमेंट आया है। उसके बाद टोटल ये उन्होंने पहले बता दिया था कि 9 अनाउंसमेंट होने हैं,
तो मैं 9 अनाउंसमेंट गिन रहा था। अब उनमें जो अनाउंसमेंट हुए हैं, इसमें एक नारा आपने सबने ध्यान से सुना होगा, वन नेशन वन रेशन कार्ड। उस पर भी अब दुविधा है कि वो वन नेशन वन रेशन कार्ड काम कैसे करेगा। ये सुनने में बहुत अच्छी बात है, सिद्धांत में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है साफ साफ कि राशन कार्ड के साथ भी कोई आप आरोग्य सेतु जैसा कोई राशन सेतु ऐप जल्दी ही देखने को आपको मिलेगा, या हो सकता है वो आरोग्य सेतु के साथ जोड़ दिया जाए। क्योंकि एक राशन कार्ड किसी एक घर में रखा होता है, उस परिवार के 2 लोग किसी दूसरे शहर चले गए, वहां उनको खाने को कैसे मिलेगा, वो राशन कार्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सवाल उठ गया है। तो उसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन। तो टेक्नोलॉजी यहाँ आ गई है। 6 से 18 लाख रुपए सालाना कमाई वाले लोगों को मेरे ख्याल से एक राहत उनको मिली है, लेकिन वो भी उन्हीं को जो घर बनाने के लिए कर्जा ले रहे हैं या ले चुके हैं, उनको एक सब्सिडी मिलने वाली है। बाकी इस पूरी स्कीम में अब मुझे बहुत कई लोगों को फोन करके समझना पड़ेगा, मैंने सोचा है अभी, कि किस किस चीज से किसको कितना फायदा होने जा रहा है। और जैसे शहरी आवास की एक योजना इसमें आई, रेंटल हाउसिंग की स्कीम शुरू की जाएगी, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। वो स्कीम भी किसको, असल में वो जिनको घर दिया जाना है उनको फायदा पहुंचाएगी, या इसके जरिए जो, क्योंकि ये पीपीपी मॉडल पे आ रही है, जैसे टोल रोड बनती हैं उस तरह के अब घर बनेंगे और उसी फॉर्मेट पे काम करेंगे। यानी ये सफाई में बताया उन्होंने कि इसमें सरकार का खर्चा नहीं हो रहा है, इसमें कंसेशनर्स होंगे, यानी कि ठेकेदारी होगी बड़ी कंपनियों के पास, जिनके पास जमीन है, जिनके पास पैसा है, उनसे कहा जाएगा अपने मकान बनाओ और किराए पर दो। ये कोई आदमी क्यों करेगा, और करेगा तो इससे जो किराए पे लेने वाला है उसको कितना फायदा होगा, ये एक बहुत गहरा सवाल है। हमारे देश में इस तरह की स्कीमें वर्षों चलती रही हैं। हर शहर में कॉरपोरेशन के मकान पहले हुआ करते थे जो किराए पे मिलते थे, लेकिन उन स्कीमों का और उन मकानों का क्या हुआ, ये पुरानी पीढ़ी में सबके सामने है। नई पीढ़ी ने नहीं देखा होगा तो उसको अपने परिवार में बुजुर्गों से पूछ लेना चाहिए कि उन स्कीमों का क्या हुआ। आलोक, जो जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा था कि इस वक्त किसानों को, या इस वक्त का जो माइग्रेंट वर्कर्स है, या जो जो सड़कों पे चल रहा है, उसको इमीडिएटली क्या चीज दी जा सकती है जिसकी वजह से कि उसकी तकलीफ कम हो। सबसे बड़ी चिंता आज की तारीख में मुझे ये थी। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेजेस की बात की है, या वन नेशन वन राशन की बात की है, ये सारी भविष्य की योजनाएं हैं। या जो उन्होंने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की बात की योजना है, इनको बनाने में कितना वक्त लगेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो सिर्फ मुझे एक ही चीज नजर आती है कि जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी सरकार की तरफ से 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो जो दाल है या चना है, वो प्रति परिवार वो मिलेगा। इसके अलावा बाकी चीजें जो कही जा रही है वो दिखने में, सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो सड़क पे बेचारा मजदूर चल रहा है उसकी चिंता का विषय है। अब जैसे मनरेगा के बारे में बातचीत की गई, तो मनरेगा के बारे में आपने राज्यों को कहा कि भाई आप उसको जॉब दीजिए, या 182 रुपया से 202 रुपया करने की जो बात थी वो तो पहले से बजट में दी गई हुई थी। तो हरजिंदर जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये जो स्टिमुलस का पैकेज है ये होगा या किया गया है, इसके बीच में आज की तारीख में क्या है, आज क्या दिया गया है जिसकी वजह से कि लगे कि लोगों की चिंता दूर हो सकती है, और क्या ये इसको किस नजरिए से देखना चाहिए? मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हूं इसको लेके। नहीं, मुझे आज ये लगा कि सबसे पहले तो सरकार की आलोचनाएं हो रही थी दो मुद्दों पर। एक तो माइग्रेंट वर्कर के मुद्दे पर, और एक जो लेबर रिफॉर्म जैसे कर दिए हैं 3 स्टेट्स ने, उसको लेकर। तो सरकार ने ये सोचा कि इस मौके का फायदा उसके स्पष्टीकरण में उठाया जाए। तो जो पहला स्पष्टीकरण माइग्रेंट वर्कर पे यही आया है कि भाई हम संवेदनशील हैं, हमें आप असंवेदनशील ना समझिए। और उसको उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं और हम ये आपको बता नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम ऑलरेडी इसको लेकर संवेदनशील हैं। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि हम लेबर के लिए ये नियम बना रहे हैं और हमारी सरकार जो है मजदूर विरोधी सरकार नहीं है। तो आप ये जो धारणा बना रहे हैं कि मजदूर विरोधी है, ये गलत है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, उसके अलावा इस पैकेज में फाइनेंशियल पैकेज जो है उसमें कितना दिया गया, ये मुझे लग रहा है बहुत अलग तरीके से दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्ट्रीट वेंडर है या इनफॉर्मल सेक्टर जिसे हम कहते हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर को सीधे मदद नहीं दी जा रही है,
उनको लोन दिया जा रहा है कि भाई आप 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। और उसकी भी संख्या तय हो गई है कि 51 लाख जो है स्ट्रीट वेंडर यानी जो राज्य सरकारों के पास रजिस्टर्ड होंगे उनको मिल जाएगा। उसके अलावा उन्होंने योजनाएं बताई हैं कि ये योजनाएं हैं और ये इस तरह से लागू होंगी। बस मुझे लगता है एक ही मनरेगा वाला थोड़ा सा है कि उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया जा रहा है। अब मनरेगा लोगों की जरूरत को किस हद तक पूरा करेगा, खासतौर से उन लोगों की जो शहर से वहां से शहर गए थे मनरेगा से ज्यादा मजदूरी पाने के लिए, उससे ज्यादा पैसे पे रह रहे थे, अब वो वापस आ रहे हैं तो वो किस तरह से उस मनरेगा वाले अमाउंट से काम चलाएंगे ये देखना होगा। इसके अलावा मुझे कोई बहुत बड़ा वो नहीं नजर आ रहा। विजय जी, मैं कभी आपसे सवाल पूछा था और आज भी मैं बड़ा लालायित हूँ आपसे वो सवाल पूछने के लिए कि जो खासतौर पर जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेजेस की बात की गई कि भाई ये कानून हम लेकर आएंगे आने वाले दिनों में, और उस पर खासतौर पर इस बात को जोर दिया गया कि लोगों को पूरे देश के अंदर सबकी एक ही वेज दिया जाएगा, मजदूरों को या जो लोग हैं सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा, साथ ही साथ सबका एक बार मेडिकल चेकअप होगा, सबका जो उनको कार्ड मिलेंगे। तो ये जो पूरी कोशिश आज सरकार की तरफ से हुई, कि आपको लगता है कि जो लेबर रिफॉर्म्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कुछ अन्य राज्यों में हुआ है, जहां पे आने वाले 3 साल के लिए पूरी तरीके से उसको एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है, और जब आपको मालूम है सस्पेंड करने के बाद वो रिवाइव नहीं होता है, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप किसानों को दरअसल दास प्रथा के तहत डालने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से भारतीय मजदूर संघ कह रहा है कि जंगल राज हम आने नहीं देंगे, महामारी से ज्यादा बड़ा। क्या उसको एड्रेस करने के लिए विशेष तौर पर इसके बारे में बात की गई? क्योंकि टेंजिबल गेन तो दिहाड़ी मजदूर को कुछ तो मिल नहीं रहा है, या मजदूर कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। बिल्कुल ठीक बात है कि जो आप चर्चा कल भी कर रहे थे, आज भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि उसका दबाव केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर और जो लीडरशिप थी उस पर है लगातार, और उसी का नतीजा ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये काम हो। लेकिन जो आप चिंता कर रहे हैं वो चिंता मेरे लिए बड़ी चिंता है कि आज भी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था कि देश भर में आज भी हजारों हजार बल्कि लाखों जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं, अपने अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने शहरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए इस पूरे आज की व्यवस्था में भी जो प्रवासी मजदूरों की चिंता हम लगातार कर रहे हैं, उसमें और ही कोई राहत उनको दिखाई नहीं दे रही। यदि ये कह रहे हैं कि शेल्टर होम में 3 टाइम भोजन मिलेगा उनको, तो वो ठीक है, या 5 किलो अनाज मिल रहा है बिना राशन कार्ड के, इसके अलावा कोई राहत फौरी तौर पर इसमें नहीं मिल रही। वन नेशन वन राशन के बाद आलोक जी ने कहा कि वो टेक्निकल सपोर्ट से होगा। मुझे उसमें थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो राशन की व्यवस्था है हमारे यहाँ राज्यों में, वो राशन कार्ड की जो दुकानें हैं उनको उनके जो परमानेंट राशन कार्ड होते हैं उसके हिसाब से उनका कोटा मिलता है उनको। तो जिनके पास ये कोटा नहीं होगा तो वो बिहार का राशन कार्ड वाले आदमी को दिल्ली में कोई राशन कार्ड की दुकान अलग से देगा अनाज। ये सब चीजें टेक्निकल चीजें हैं जिस पर काम होना है। लेकिन जो स्वदेशी जागरण मंच का या दूसरे संगठनों का जो दबाव था, उसका नतीजा ये इस पर दिखाई दे रहा है। और चाहे उनका दबाव भी हो, लेकिन ये बेहतर काम है। लेकिन अभी सरकार की जो चिंता होनी चाहिए थी, जो प्रवासी मजदूर, जिसको आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव भी है, लेकिन सभी राज्य सरकारों को मिलकर इन पर किस तरह से काम हो, ये पिछले 10 दिन से 15 दिन से लगातार हो रहा, उस पर कोई फौरी राहत नहीं दिखाई दे रही। उस पर सरकार को काम करना चाहिए था, जो आज की घोषणाओं में नहीं दिख रहा। बहुत छोटी छोटी चीजें की गई है। एक अच्छा काम स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक की बात की गई है, क्योंकि उनका नुकसान हुआ, लेकिन वो भी लोन के तौर पर है, उनको कोई मदद अचानक नहीं मिल रही है। उसको भी डिजिटल से काम करने की बात कही गई है। पीपी की जो स्कीम है, वो तो आलोक जी ने जिस तरह से कहा वो साफ ही है कि वो बड़े लोगों के लिए है, कि जो रेंटल होंगे उनके लिए है। मुझे लगता है कि ये बहुत सरकार की संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन वो संवेदनशीलता क्या प्रवासी मजदूर तक पहुंच रही है या पहुंचेगी बहुत जल्दी? उनको तुरंत चाहिए, आज उनको तुरंत राहत चाहिए, इस पर चिंता अभी मुझे नहीं दिख रही। बट विजय जी, एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, वो मेरा सवाल है कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल भी और खासतौर पर आज पूरा इंप्रेशन ये देने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल केंद्र सरकार है जो काम कर रही है। केंद्र सरकार ही राज्यों को कह रही है कि मनरेगा के तहत आप उनको नौकरियां दीजिए, या जो शेल्टर होम है उसमें भी देखिए हमने पैसा दिया है और हमने इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 वक्त की रोटी या 3 वक्त का खाना उनको मिल जाए। तो क्या आपको लगता है कि इससे जो राज्य सरकारें हैं उनके माथे पर कुछ बल नहीं पड़ेगा कि भाई बहुत सारा काम तो हमें करना है और केंद्र सरकार सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? इससे केंद्र और राज्य के रिश्तों के बीच में टकराहट की स्थिति नहीं पैदा होगी, दरार नहीं आएगा?
बिल्कुल आएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब केंद्र सरकार को मौका मिला, उसके दो मंत्री लाइव हो और अपनी बता रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो और सरकार का काम बता रहे हो, तो उनके पास ये बड़ा मौका होता है कि वो कर रहे हो, और इसलिए वो 36 मिनट तक बोल रहे हैं। और आपने जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, उन्होंने बीच बीच में रेफरेंस उस चिंता को ध्यान में रखते हुए, या वो जो पेशानी पर बल राज्य सरकारों पर पड़ेगा उस ध्यान में उन्होंने बीच में धीरे धीरे से ये भी कहा कि हाँ, ये राज्य सरकारों को मिलना ही है पैसा, मनरेगा का पैसा मिलना है या जो और अकाउंट्स के पैसे मिल रहे हैं वो मिलने ही है, कोई ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अनुराग ठाकुर हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, उनको थोड़ा आगे बढ़ना है, तो वो मेरे ख्याल से हर संवाद को मोदी जी से शुरू करते हैं, मोदी जी से खत्म करते हैं। तो वो एक उनकी राजनीतिक जरूरत भी हो सकती है, लेकिन चिंता अभी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को अपनी पॉलिटिकल पर्पसेस को पूरा करने या फुलफिल करने की बजाय करना चाहिए कि जो तुरंत जो बड़ा संकट है उस पर हम लोग काम कर सके, उस पर ध्यान दे सके। हालांकि थोड़ी थोड़ी कोशिश हो रही है, ये 100% नहीं हो सकता, और आप जानते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो वो चाहती है उसका काम जो है वो दिखाई दे और लोगों को लगे कि वो उनसे महान कोई नहीं है। केंद्र सरकार ये तो आपको समझना चाहिए। आलोक जी, देखिए, जो पिछली बार जो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें कम से कम 6 मुख्यमंत्रियों ने तो बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि भाई हमको हमारे हाथ पैर आप खोल दीजिए और हमें अपने हिसाब से काम करने दीजिए। ममता बनर्जी ने तो खुलकर साफ तौर पर कह दिया कि भाई आप राजनीति मत करिए यहाँ पे। लेकिन चाहे पिनराई विजयन हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या भूपेश बघेल हो या बाकी, यहाँ तक कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आपने ट्रेन खोल दी, लेकिन मुझे तो जानकारी मीडिया से मिली है। तो ये जो तनाव धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है कोविड के बहाने, क्या आपको लगता है कि जो ये पैकेज अनाउंस किया जा रहा है इससे भी थोड़ा बढ़ेगा? क्योंकि राज्य सरकार ऑलरेडी इस बात को लेकर चिंतित तो परेशान है कि जीएसटी का हमारा हिस्सा तो पिछले क्वार्टर का अभी तक आपने दिया नहीं है। ये आप ये जो चिंता जता रहे हैं, मेरे हिसाब से ये चिंता जायज है, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार पिछले पैकेज में भी और इसके पहले के ऐलान में भी, जो पहला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान था उसमें भी ऐसे प्रावधान है कि राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया जा रहा है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल वहां कर सकें। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कि मैं आपसे कहूं आशुतोष जी, आपको जो वेतन मिलता है उसको आप उसमें से अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ अपने जो मेहरी आती है काम वाली उसको पैसा दीजिए और अपने ड्राइवर को भी तनख्वाह बिल्कुल टाइम से देते रहिए। आपको जो पैसा मिल रहा है उसमें से, जो पैसा आपको मिल रहा है उसमें से आपको क्या करना है तो आपका अख्तियार पहले ही है ना। अब डिजास्टर रिलीफ फंड को राज्य सरकारें खर्च कर सकती हैं, ये अख्तियार आपने दे दिया। राज्य सरकारें, अनेक राज्य सरकारें केंद्र से आगे लॉकडाउन करने में रही हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारों के अंदर भी केंद्र से आए हुए निर्देशों को न मानने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो एक अलग विवाद का विषय बन जाएगा, लेकिन केंद्र ने कहा कि इन लोगों को जो जहां है वहां रोक दिया जाए लॉकडाउन के साथ। उसके बावजूद राज्य सरकारों ने अपनी बसें लगवाई, लोगों को उठाकर उनके घरों तक, गांव तक पहुंचवाया। ये काम बीजेपी के प्रदेश में भी हुआ है। तो एक तरह का जिसको मैनेज करना है उसको ये दबाव लगातार महसूस होगा, और खास तौर पे अगर ऐसा महसूस होने लगे कि यहाँ फुटेज खाने की कोशिश कोई और कर रहा है, और जब मैं फुटेज खाने की कोशिश कह रहा हूं तो वो श्रेय लेने की कोशिश है। आपने वर्षों टेलीविजन चैनल चलाया है, अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, इससे लग क्या रहा है? मुझे अब एक मैसेजिंग के लेवल पर एक अलग चीज दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये कोशिश हो रही है, सायास ये किया जा रहा है कि पूरे देश का मीडिया दिन भर इस उधेड़-बुन में लगा रहे कि आज शाम को जब पैकेज आएगा उसके बाद हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, क्या दिखाएंगे। वरना ये पूरा पैकेज आप एक बार में एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते थे। आपको आधे घंटे 40 मिनट बैकग्राउंड बनाने में, उसके बाद 25 मिनट उस दिन की योजनाएं बताने में खर्च न करना पड़ता। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया उसके बजाय वही करते, वित्त मंत्री करते, दूसरे मंत्री बैठ जाते, एक साथ बैठकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सब कुछ एक साथ बताइए। यूं भी इस बुरी हालत से निकलने की तस्वीर हमें बिगर पिक्चर में देखनी पड़ेगी। ये टुकड़े जोड़ने होंगे, तो वो टुकड़े एक साथ क्यों नहीं रखे जा रहे हैं पब्लिक के सामने? आपने कहा कि वो टुकड़े एक साथ क्यों नहीं रखे जा रहे हैं। हरजिंदर, जो बात आलोक जी कह रहे हैं उसको लेकर काफी मरमरिंग है
लेकिन मेरा सवाल दूसरा सा है, आप चाहें तो उसको भी आप जवाब देंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं कि भाई जो आज केंद्र सरकार ने कहा कि हमने 11,000 करोड़ रुपए जो राज्यों को दिए हैं और वो शेयर होम्स के जरिए ताकि 3 वक्त का खाना मिल सके उनको, तो अगर जो 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 आंकड़े दिए जा रहे हैं उनके हिसाब से, तो फिर इस देश के अंदर किसी भी कोने में किसी भी माइग्रेंट मजदूर अगर ये कहता है कि वो भूख से 3 दिन से मरा जा रहा है और उसको खाना नहीं मिल रहा है या उसको शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो ये सारी बातें झूठ है, बकवास है, इसका मतलब मीडिया गलत दिखा रहा है सारी बातें। बिल्कुल। इसको असल में क्या है कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है, वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का राज्य क्या करें। कि सेंटर एक स्कीम तैयार करता है जिसको इम्प्लीमेंट राज्यों को करना होता है, ये वही प्रॉब्लम है। और क्राइसिस के समय ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको तुरंत इम्प्लीमेंट करना है। इस समय समस्या सामने खड़ी हुई है और आपको इम्प्लीमेंट करना है। वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताना इस समय बहुत मुश्किल काम है। और जितनी खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो अच्छा, और इसमें बहुत सारी मैंने ये देखा, जैसे इन्होंने कहा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत 4200 करोड़ रुपए मार्च में जारी हुए। अब मार्च में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसे जारी होते हैं वो दरअसल इसको हम लोग मार्च लूट कहते हैं, उसके पैसे होते हैं। और उसको हमने कोविड में जोड़ लिया, जबकि कोविड से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि कोविड पीरियड में हुआ क्योंकि कोविड मार्च में आ गया था, लेकिन मार्च में इस तरह से पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छोड़े ही जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये जो सरकार ने जितने भी चीजें गिनाई हैं ये जमीन पर कितनी लागू हो रही हैं और कोविड से कितनी रिलेटेड है, ये अभी बहुत मुश्किल है बता पाना। तो बिल्कुल सामने दिख रहा है वो ये है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता। मतलब मैंने अभी जो शुरुआती भाषण जो सीतारमण जी का था उसमें उन्होंने कहा था कि 3 करोड़ जो किसान है उन लोगों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन अवेल किया है। अब अगर 4.22 लाख करोड़ का अगर कर्ज उन्होंने किसानों ने ले लिया है तो फिर किसानों के पास तो कोई समस्या बचनी ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि 3 करोड़ का मतलब ये होगा कि करीब आप मान के चलिए कि 15 करोड़, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 15 करोड़ लोग तो कम से कम सुखी होने चाहिए। तो विजय जी ये जो पूरी कोशिश है, जो पूरी बातचीत है, ये क्या दर्शाता है कि आपको लोग उम्मीद ये करें कि इस वक्त आप क्या करेंगे? आपकी चिंता ये है कि पहले हमने क्या किया या हम क्या करते रहे, या हमको लेकर जो आप लोग आलोचना करें दरअसल वो आलोचना का कोई रैशनल नहीं है, वो बताने की कोशिश की जा रही है। सरकार क्या नर्वस नजर आ रही है क्या, या सरकार को इस बात का अंदाजा लग रहा है कि सरकार जो है वो कुछ ज्यादा ही आलोचना का शिकार हो रही है? ये उस मानसिकता से निकली हुई बात है? बात यह है कि जब क्राइसिस होता है, और जैसे अभी कोरोना का क्राइसिस हो रहा है देश भर में, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हैं, तो उसमें सबको तुरंत राहत चाहिए होती है। कोई भी सरकार होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें, वो तुरंत राहत का काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। और खासतौर से जिस तरह से बात होती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करती हैं, केंद्र सरकार उसके लिए पैसा देती है या नीति बनाती है, तो उसमें टाइम डिफरेंस होता है और वो फिर सरकारें जो है आलोचना का शिकार होती हैं। तो उस आलोचना से बचने का तरीका यही है कि निर्मला जी बताएं कि हम कोविड से पहले भी चिंता कर रहे थे, हम किसानों की भी चिंता कर रहे थे, हम मजदूरों की भी चिंता कर रहे थे, हम प्रवासी मजदूरों की भी चिंता कर रहे थे, और जो रेगुलर जो हमारा मजदूर है, गरीब आदमी है, उसकी चिंता कर रहे थे, क्योंकि उससे आप थोड़ा सा आलोचना को कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राज्य सरकारें कोई पेशानी पर बल पड़ रहा है और वो पैसा को लेकर काम करने में चिंता कर रही है, इसका उलट पक्ष भी है कि इससे पहले ये होता था कि राज्य सरकारें इस बात की आलोचना करती थी कि केंद्र सरकार उन्हें पैसा नहीं देती। तो कम से कम इस मामले में हमें ये तारीफ करनी चाहिए केंद्र सरकार की कि वो जो भी पैसा है या जो भी व्यवस्था है सबके लिए बराबर कर रही है। हो सकता है कहीं पर कुछ देर हो, कुछ जल्दी हो, और जो प्रधानमंत्री ने 5 बार लगातार मुख्यमंत्रियों से बात की, उनके जो सुझाव लिए, मुझे नहीं पता कि वो 100% इम्प्लीमेंट हुए हैं कि 50% इम्प्लीमेंट हुए, लेकिन उनकी बात को सुना गया और उसके आधार पर काम किया गया। लॉकडाउन को खोलने के लिए भी प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि जो मुख्यमंत्री कहेंगे उस हिसाब से किया जाएगा। 5 राज्यों ने कहा कि हम लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पर भी ऐसा किया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो केंद्र सरकार एक एहसान के तौर पर कर रही है, वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर, और राज्य सरकार भी बराबर की हकदार है, बल्कि मैं समझता हूँ उनका जिम्मेदारी बन रही है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कर रही है इस काम को। अब मैं एक सवाल पूछूंगा और उसके बाद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के अंदर सारा रैप कर दिया जाए।
वो सवाल थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स और आज शायद आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। आलोक जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। मेरा सवाल ये है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी इस वक्त होते तो फिर किस तरीके का मैनेजमेंट होता, संक्षेप में? ये सवाल इंटरेस्टिंग है। अब अटल बिहारी वाजपेयी होते तो क्या होता, इंदिरा गांधी होती तो क्या होता, और राहुल गांधी होते तो क्या होता, ये बताना मेरे लिए तो अटल जी तक ही सीमित रखिए, मेरे लिए संभव नहीं है। अटल जी भी जिस अंदाज में काम करते थे उसमें उनके मंत्रालय में तरह तरह के रत्न थे, उन लोगों को सामने किया जाता। मुझे लगता है यहाँ दिक्कत ये है कि हर चीज में मोदी जी को सामने आना पड़ता है। जो लोग भी दिख रहे हैं इस वक्त भी, निर्मला और अनुराग भी दिख रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये मोदी जी का, जैसा विजय जी ने बताया कि अनुराग ठाकुर का धर्म है, हर बात को नरेंद्र मोदी से शुरू करना है, नरेंद्र मोदी पे खत्म करना है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल साथ में जोड़ दूं आपको, क्योंकि खत्म करना है, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मुसीबत के वक्त पे आपको अगर आशंका हो कि आपके घर में कमाई बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी जा रही है, ऐसे में आप नया कर्जा लेना पसंद करेंगे या जो कर्जे ऑलरेडी आपने ले रखे हैं उनको पटाने की कोशिश करेंगे? इस वक्त सरकार तमाम लोगों को तमाम तरह के कर्ज बांटने में लगी है। जितने पैकेज आप सुन रहे हैं सब यह है कि हर आदमी को नया कर्ज दिया जाएगा। अब इससे किसको कितना लाभ होने वाला है, किसकी हिम्मत होगी वो कर्ज उठाने की, ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब इस वक्त इस सरकार को, इस समाज को देना चाहिए। आप इस सवाल का जवाब दें जो आलोक जी ने अभी भी पूछा है। मुझे लग रहा है सरकार के पास दो ही तरीके हो सकते हैं कि या तो वो मदद दे सीधा या फिर कर्ज दे। तो कर्ज वाला मामला उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा आसान भी है, और इससे एक उम्मीद बनती है कि हमारी गांठ से जो पैसा जाएगा वो आ जाएगा। इसमें बहुत सारे पेच हैं। जो पहले से ही कर्जदार है, हो सकता है उसको नया कर्ज सॉफ्ट लोन मिल रहा हो तो वो उसको लेके पुराना कर्ज चुका दे, तो समस्या का समाधान इससे नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार की योजनाएं ऐसे ही आती है, क्या किया जाए। बिल्कुल। और अटल जी पे कुछ बोलना चाहेंगे आप, अगर अटल जी होते तो? वो बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है और उसका हाइपोथेटिकल जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अटल जी की एक शैली थी, उसको हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं बस वो कहते थे हाँ ठीक है करते रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और बाकी उनकी जबान पे जो सरस्वती थी वो अपना कमाल करती रहती थी। तो अब वो सारी चीजें, वो समय गुजर चुका है। अब देखिए, मैं जब आपसे बातचीत कर रहा था और आलोक से मैं सवाल पूछ रहा था तो विजय जी के ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सवाल मेरे पास क्यों नहीं आया। तो मैं विजय जी आपके लिए सवाल छोड़ता हूं और अब आप इसका जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपकी किताब से कोट कर दूंगा जो आपकी किताब में लिखा है ना, बीजेपी कल, आज और कल। नहीं, मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन अटल जी की सरकार मल्टी स्टारर फिल्म है, उसमें बहुत सारे हीरोज हैं। अभी जो सरकार है वो सिंगल हीरो की फिल्म है, तो यहाँ सब कुछ सिंगल हीरो डिसाइड करता है, सिंगल हीरो जो है उस फिल्म के फैसले करता है, उसका निर्णायक होता है। ये फर्क दोनों सरकारों में एक बड़ा मुझे दिखाई देता है। लेकिन आलोक जी ने सवाल किया, तो महत्वपूर्ण होने के बाद भी मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कर्ज देना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे आज जो घोषणाएं हुई हैं, रेहड़ी वाला है, पटरी वाला है, गरीब मजदूर है, आज 2 महीने से काम नहीं कर रहा, वो दोबारा से ठेला लगाएगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा। अगर वो 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का उसको कर्ज मिल सकता है, क्योंकि आज बाजार में तो कोई कर्ज देगा नहीं उसको, यदि सरकार उसे 5,000 रुपए का कर्ज देता है तो हो सकता है कि वो फिर से अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू कर सके। हमारी सरकार, मेरी सरकार और मल्टी स्टारर और सिंगल स्टार फिल्म का जो फर्क है वो बहुत काम आता है। मल्टी स्टारर फिल्म में होता है कि बहुत सारे लोगों को क्रेडिट मिलती है, लेकिन सक्सेस की रेट जो है थोड़ी कम भी होती है कई बार। बस 30 सेकंड का एक अफसोस, मैं 30 सेकंड लूंगा। ये जो विजय जी ने कहा, मैं उसमें देखिए साफ करूं, बड़े बड़े देशों में देखिए हम लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भारत के पास ये पैसा कहां से आएगा, लेकिन किया इस वक्त ये जाता है, वो पैसा दिया जाता है जिसको आदमी बिना सोचे समझे खर्च कर सके। अगर आपको इकोनॉमी में डिमांड लानी, कर्ज दे के वो नहीं हो सकता। वो रेहड़ी वाला जिसके पास पिछले 2 महीने से काम नहीं है, वो कर्जा लेने जाएगा नहीं, वो कर्जा लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। मैं नहीं जुटा सकता हूं। मुझसे आज मोदी जी कह दें 5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा, मैं बैंक जाकर नहीं लाऊंगा अगर मेरे को ये भरोसा नहीं होगा कि मैं 5 लाख रुपए चुका पाऊंगा। वो हिम्मत पैदा करने की जरूरत है, या सीधे सीधे जेब में पैसा देने की जरूरत है कि जाइए खर्च कीजिए। मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी है, उस पर जब मैं चैट करता हूं उसमें 50 कमेंट्स आते हैं लाइन से
कि आप मुझे कर्जा दे रहे हैं, मेरा इनकम टैक्स रिफंड कर रहे हैं, इससे मुझे क्या राहत दिया आपने? किस बात का पैकेज? पैकेज तब माना जाता है जब आप सीधे सीधे मेरे हाथ में कुछ रख दें, और वो नहीं हो रहा है। आशुतोष, एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं मैं आलोक जी को देखकर कि आलोक जी के फ्रेम में, आलोक जी जो है मुझे सरकार जैसे लग रहे हैं, उनके पीछे फ्रेम में आरएसएस बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है सरकार के पीछे आरएसएस है। नहीं विजय जी, आप मेरे पीछे नहीं देख रहे, मेरे पीछे भी आरएसएस है। अगर कहिए तो मैं आपको जो है ये जो किताब है मेरे पास, ये देखिए, ये किताब है, ये आरएसएस की किताब है। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी दिखा दूं कि ये देखिए, ये किताब जो है ये भी आरएसएस की किताब है। तो चिंता मत करिए, आरएसएस सिर्फ सरकार में ही नहीं है, सबके पीछे आरएसएस है। सबके पीछे आरएसएस है। आरएसएस के बारे में कहा जाता है वो सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ है। तो इसलिए खैर ये चर्चा बहुत अच्छी रही। लेकिन जो बात आलोक ने उठाई, मुझे लगता है कि ये बहुत बुनियादी सवाल है। बुनियादी सवाल ये कि जब आदमी कर्ज में हो या उसके पास पैसा ना हो, या उसको इस बात की गारंटी ना हो कि वो पैसा लगाएगा तो उसके पास पैसा वापस आएगा, वैसी स्थिति में क्या वो वाकई में सरकार के दिए गए कर्ज को लेगा या नहीं लेगा? और क्या सरकार की जो ये रणनीति है, ये जो रास्ता है, ये अप्रोच है, क्या सही अप्रोच है इस वक्त? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे कि आज सुबह भी मैं पढ़ रहा था, प्रभात पटनायक, जयती घोष और हर्षबंदर को, हालांकि ये लोग एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लोग हैं और लेफ्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, उनका कहना है कि पैसा सीधे लोगों तक दिया जाए, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तब वो मार्केट पे लोग खरीदने के लिए जाएंगे, और खरीदेंगे तब डिमांड क्रिएट होगी। क्योंकि आज की तारीख में डिमांड ही नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो फिर आप आर्थिक एक्टिविटी को शुरू नहीं कर सकते। या फिर लोग अमेरिका का भी उदाहरण दे रहे हैं कि अमेरिका में किस तरीके से वहां पे डोनाल्ड ट्रंप $1250 जो है प्रतिमाह वो लोगों के खातों में डाल रहे हैं कि भाई तुम खर्चे करो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी बहस है जिसका मेरे पास तो कम से कम जवाब नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सत्यहिंदी.com देखने के लिए। और अंत में फिर कि आपका हमारा जुड़ाव इसी तरीके से बना रहे और ये सहयोग आपका बना रहे, इसके लिए जरूरी ये है कि आप हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक है उसको जो है आप क्लिक करें और जुड़ें। साथ ही साथ हमारे मित्र जो आलोक जोशी हैं, इनका वन आलोक जोशी यूट्यूब चैनल मुझे पता चला कि काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो देश के सबसे मूर्धन्य आर्थिक पत्रकार की बातों से आप जो है अपने आप को थोड़ा कमजोर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।